प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी उसमें हमने आपकी जो दो पाठ्य पुस्तकें हैं, पहली पुस्तक है एक उपन्यास है ज्यों मेहंदी को रंग, मृदुला सिन्हा जी के द्वारा रचित, और दूसरी पाठ्यपुस्तक है आपकी कहानी संचयन, जिसमें 9 कहानियाँ संकलित हैं। और इस दूसरे पाठ्यपुस्तक को हमने आरंभ किया था, जिसमें पहली कहानी उसने कहा था का हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं, और दूसरी कहानी पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। इस कहानी पे भी हमने 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं में काफ़ी विस्तार से पढ़ लिया है। आज की इस अंतिम ऑनलाइन कक्षा में ये कहानी पूर्ण हो जाएगी। तो आइए हम आरंभ करते हैं। इस पैराग्राफ तक हम पिछली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ चुके थे। मधुलिका उठ खड़ी हुई, कंटीली झाड़ियों से उलझती हुई, क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वह झोंपड़ी की ओर चली। यहाँ से पूर्व का जो प्रसंग है, मगध का जो निष्कासित जो युवक है अरुण, वह मधुलिका के पास आता है, जो 3 वर्ष पहले इससे प्रणय उन्होंने किया था। तो मधुलिका ने उसको ठुकरा दिया था और मधुलिका मन ही मन उससे प्रेम करने लग जाती है और 3 वर्ष से वह वापस उसी की स्मृतियों में खोई रहती है। और अचानक वर्षा ऋतु में सर्दी का मौसम और वर्षा ऋतु में पुनः लौट आता है और मधुलिका से बातचीत करता तो पता चलता है कि मधुलिका आज भी उससे प्रेम करती है और वह मधुलिका दोनों एक दूसरे के प्रेमी बनते हैं। और वह मगध का निर्वासित राजकुमार है और वो श्रावस्ती दुर्ग पर यानी कौशल पर एकाधिकार करना चाहता है और मधुलिका को रानी बनाना चाहता है। तो वो मधुलिका के माध्यम से जो है श्रावस्ती दुर्ग के दक्षिण नाले की तरफ की जो वीरान जो भूमि पड़ी है उसको भी वो मांग लेता है और वहाँ जो गुप्त योजना वो यानी रात्रि के तीसरे पहर पर वो श्रावस्ती दुर्ग पर आक्रमण करने की योजना बनाता है और वहाँ से मध्य रात्रि में वो यानी अरुण जो है अपनी प्रेमिका मधुलिका को कहता है कि तुम आज रात्रि झोंपड़ी में जाकर के निवास करो, कल प्रातः तुम यहाँ जो है यहाँ की राजरानी बनोगी। यहाँ तक प्रसंग हम पढ़ चुके थे और अब इसका आगे है कि मधुलिका वहाँ से जाने के लिए खड़ी हुई, कंटीली झाड़ियों में वो रात्रि में घने अंधकार में वो आगे बढ़ रही थी और झोपड़ी की ओर जा रही थी, लेकिन पथ अंधकारमय था। मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित होने लगा। मधुरता उसकी नष्ट हो गई, यानी प्रेम की जो मधुरता थी, जो मिठास थी, वो नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना उसमें थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ था। यदि वह सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, यानी उसने रात्रि के तीसरे पैर में श्रावस्ती के दुर्ग पर आक्रमण करने की कोशिश की और यदि वह सफल हो गया, बंदी बना लिया गया, तो उसका जीवन साथी तो वैसे ही चला गया जिससे वह प्रेम करती है। तो कहने का तात्पर्य अनहोनी होगी। फिर सहसा वे सोचने लगी कि वे क्यों सफल हों, अर्थात उससे सफलता भी नहीं मिलनी चाहिए। यानी मेरे मेरे पिता भी जो है देश प्रेम में बलिदान हो गए थे इसी कौशल की रक्षा करने में, तो उसी कौशल के लिए मैं आज विश्वासघात करके इस पर क्यों उसको विजय, इस फिरंगी को क्यों विजय प्राप्त करने दूँ, इस विदेशी को क्यों ये राज्य हड़पने दूँ। अर्थात तो वो अंतर्द्वंद में आ जाती है कि मैं व्यक्तिगत प्रेम की रक्षा करूँ या देश प्रेम की रक्षा करूँ। देश प्रेम को पहले अपनाना चाहिए और उसके बाद व्यक्तिगत प्रेम की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने उसके उदात्त चरित्र और उदात्त मूल्यों की स्थापना की है। श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए, मगध का चिट शत्रु जो है अरुण, उसके हाथों में इस कौशल वंश को क्यों जाने दिया जाए। ओहे उसकी विजय, कौशल नरेश ने क्या कहा था, सिंह मित्र की कन्या, अर्थात ये सिंह मित्र की कन्या है, उस सेनापति की कन्या है, उस सैनिक की कन्या है जिसने सिंह मित्र कौशल का रक्षक वीर था, वो उसकी कन्या आज क्या करने जा रही है। नहीं नहीं, मधुलिका मधुलिका, जैसे उसके पिता का अंधकार में, जैसे उसके पिता अंधकार में उसे पुकार रहे थे, वे पगली की तरह चिल्ला उठी और रास्ता भूल गई। रात एक पहर बीत चली थी पर मधुलिका अपनी झोंपड़ी तक न पहुंची। वह उधेड़ बुन में ही लगी हुई थी। उधेड़ बुन में एक तरह से विक्षिप्त सी यानी असमंजस होते हुए आगे बढ़ रही थी और उसकी आंखों के सामने कभी सिंह मित्र की तस्वीर आती थी तो कभी अरुण की तस्वीर यानी मूर्ति उसके अंधकार में एक तरह से चित्रित होती हुई दिखाई देती। दोनों में से किस रास्ते को अपनाऊं।
सिंहमित्र ने पिता के अनुकरण पे चलूँ तो देश रक्षा का पालन करूं, और अरुण के बदसुझाए हुए रास्ते पे चलूँ तो मैं अपने प्रेम की रक्षा करूं, अपने प्रेमी को बचाऊं और व्यक्तिगत प्रेम की रक्षा करूं। जो मेरा जीवन साथी, जो मधुर कल्पनाएं जिस पर मेरा शेष जीवन निर्भर कर रहा है, उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा, यानी एक रोशनी, धुंधली रोशनी दिखाई पड़ी, मशाल जलती हुई, और वह बीच पथ में खड़ी हो गई। प्राय 100 उल्काधारी, यानी अपने मसालों को लिए हुए 100 अश्वारोही घोड़े पर सवार सैनिक आ रहे थे, और आगे आगे एक वीर अंधेड़ सैनिक था, यानी आधी उम्र पार कर चुका था ऐसा सैनिक था, और उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा थी, यानी जो रस्सी जिससे उसको नियंत्रण में किया जाता है, और दाहिने हाथ में नग्न खड़ंग तलवार थी कि सामने जो भी आया उससे शत्रु को मार दिया जाएगा। अंततः धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पथ से हिली भी नहीं, और प्रमुख सैनिक पास आ गया, पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब वह दूसरे अश्वारोही ने कड़क कर कहा, तू कौन है? स्त्री, कौशल के सेनापति को उत्तर दे। जब कौशल के सेनापति ने उत्तर मांगा तो रमणी जैसे विकारग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी। वो कहने लगी, बांध लो, मुझे बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े, बोले, ये तो पगली है। फिर वो वापस मधुलिका कहती, पगली नहीं, यदि वही होती अर्थात पगली होती तो इतने विचार वेदना क्यों होती। सेनापति, मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो, मैंने अपराध किया है। क्या है, स्पष्ट कह, सेनापति ने कहा। श्रावस्ती का दुर्ग एक पहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा, यानी विदेशियों के हाथों में चला जाएगा। इसके ऊपर आक्रमण होने वाला है, एक ही पैर के अंदर अंदर, और दक्षिण नाले के पार उनका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मधुलिका ने कहा, मैं सच कह रही हूँ, शीघ्रता करो, देरी मत करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी। स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई। श्रावस्ती का दुर्ग, कौशल राष्ट्र का केंद्र, इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है। अब वह केवल कई गांवों का अधिपति है, फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी हुई है। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। जब घोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर जब रुके, तब दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे। उल्का आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना, द्वार खोला। सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में जितने सैनिक होंगे, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो। 200। उन्हें शीघ्र शीघ्र ही एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चले जाओ। आलोक और शब्द न हो, यानी रोशनी नहीं हो और आवाज़ न हो। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा, वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राजमंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने उन्हें कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंहमित्र की कन्या, फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की भूमि इसे दे दी है। सेनापति ने कहा, क्या इसी संबंध में तुम कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है, और इसी स्त्री ने मुझे पत्र में यह संदेश दिया है। राजा ने मधुलिका की ओर देखा। वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, यह सत्य है? हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंहमित्र की कन्या,
तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया है। ये सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले उन आतताइयों का प्रबंध कर लूँ। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ, यानी जो मधुलिका का जो प्रेमी है अरुण, और जो मगध का जो निर्वासित राजकुमार है उसे बंदी बनाया गया। और दुर्ग उल्का के आलोक में, यानी मशाल के आलोक में, रोशनी में अतिरंजित हो गया। भीड़ ने जयघोष किया, यानी सबने विजय के बाजे बजाए, जय जयकार की। सबके मन में उल्लास था कि आज हमने शत्रु को बंदी बना लिया है। श्रावस्ती दुर्ग आज एक दस्यु के हाथ में जाने से बच चुका। आबाल वृद्ध, यानी कहने का तात्पर्य बच्चे, बूढ़े, नारियां सब आनंद से उन्मत्त हो उठे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया, यानी कहने का तात्पर्य जो सभा मंडप था उसमें सारे दर्शक इकट्ठे हुए। और बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा, वध करो। यानी कहने का तात्पर्य उस बंदी बनाए गए उस अरुण को जब सामने प्रस्तुत किया गया था सभा में, तब जनता ने क्रोधित होते हुए कहा, वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी। प्राणदंड। मधुलिका बुलाई गई। वह पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग लो। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती है मैं सब तुम्हें देता हूँ, यानी मेरी खुद की जो जितनी राज्याधिकार में जो खेती है वह तुझे देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग लो। तो मुझे भी प्राणदंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर मधुलिका ने एक देश प्रेम का परिचय देते हुए और स्वयं एक आदर्श स्थापित किया है और अपने देश की रक्षा की है। श्रावस्ती तुर्कियन कौशल की रक्षा की है उसने। और जो अरुण है जिससे वह घनिष्ठ प्रेम करती थी, भावुकता में वह बह गई थी, तो अपने व्यक्तिगत प्रेम की उसने तिलांजलि दे दी। और अंत में जाकर के कहानी के अंत में उसने अपने व्यक्तिगत प्रेम की रक्षा भी कर ली है। अपने अरुण की मृत्युदंड के साथ ही उसने स्वयं भी पुरस्कार रूप में मृत्युदंड मांगा। तो व्यक्तिगत प्रेम की भी रक्षा की और देश प्रेम की उसने रक्षा की और त्याग भावना का परिचय दिया। अपने व्यक्तिगत प्रेम को भी एक तरह से देश प्रेम के प्रति तिलांजलि दे दी, न्यौछावर कर दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक उत्तम कोटि की ये कहानी है और इस कहानी में जो नायिका है वह मधुलिका है और मधुलिका के चरित्र पर हम थोड़ा सा यहाँ दृष्टिपात कर रहे हैं। और वैसे ये जो कहानी है इसका जो शीर्षक है पुरस्कार, वैसे आरंभ में ही हमें पता चल जाता है कि जब सिंह मित्र की पुत्री मधुलिका जो है उसका परंपरागत जो खेत बचा हुआ है उस पर कृषि महोत्सव आयोजित होगा और वह जो भूमि है वो राजाधिकार में जा रही है और उस पर राजा ने जो है पहली बार हल चलाया और बीज डालने का अधिकार भी मधुलिका को दिया। तो इसी संदर्भ में उस पर जो है मुहरों का भरा थाल उसको सौंपा गया था। ऐसा लगता है कि वही पुरस्कार उसको मिला, लेकिन उस पुरस्कार को लेने से उसने मना कर दिया। नहीं तो इस खेत को राजाधिकार में जाने का विरोध किया उसने और वह पुरस्कार जो मिला, मोहरें जो मिली, वो राजा पर पुनः न्यौछावर कर दी। अंततः कहानी जब आगे बढ़ती है और उनके बीच में और इसमें दोनों में प्रेम होता है और खेत छीनने पर जो है अरुण विरोध करता है, वो भी चुपचाप इसको देखता है। कहानी और आगे बढ़ती है और ये दोनों प्रेमी बनते हैं, मधुलिका और अरुण। और अंत में जाकर के जब कहानी के अंत में जब पुरस्कार मांगने की बात होती है तो जब अरुण जो है श्रावस्ती दुर्ग को एक अधिकार में लेना चाहता था और वो बंदी बना लिया जाता और उसको प्राणदंड देने की घोषणा की जाती है, तो मधुलिका जब उपहार मांगती है तो वो कहती है कि इसके साथ मुझे भी प्राणदंड दे दिया जाए। तो कहने का तात्पर्य वह अपने प्रेम की रक्षा करती है और देश प्रेम और त्याग भावना का परिचय देती है। तो देखिए, स्वाभिमानी स्वभाव, उसका पहला बिंदु उभर कर आता है, स्वाभिमानी स्वभाव। वह इतनी स्वाभिमानी है कि परंपरा से पूर्वजों से प्राप्त उस जमीन को बेचना नहीं चाहती। बेचना अपने स्वाभिमान के विरुद्ध मानती है। और जब कृषि महोत्सव उसी भूमि पर होना है, उसकी जो बची जो ज़मीन है उसको राजाधिकार में ले लिया गया और उसका चौगुना मोहर के रूप में उसको पुरस्कार दिया गया, लेकिन उसने राजा के ऊपर पुनः न्यौछावर कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य उस भूमि को वो त्याग देती है और दूसरे की इधर उधर की जो भूमि है और उसमें जाकर के मजदूरी करके वो तीसरे पैर कुछ रूखा सूखा खा करके वो पड़ी रहती है अपने झोपड़ी में। तो कहने का तात्पर्य स्वाभिमानी व्यक्तित्व किसी के टुकड़ों पर वो पड़ना नहीं चाहती।
दूसरी विशेषता त्याग भावना से मंडित है, यानी कहने का तात्पर्य पूर्वजों की जो भूमि थी उस पर यदि कृषि महोत्सव मनाया जा रहा, जो राजकीय नियम है उस नियम के अनुसार उस भूमि को उसने एक तरह से त्याग दिया, लेकिन प्रतिदान में उसका कोई मूल्य उसने स्वीकार नहीं किया। एक जगह त्याग भावना का और परिचय देते हुए व्यक्तिगत भावना को भी त्याग करके देश प्रेम की ओर रक्षा करती है। और अरुण के द्वारा जो श्रावस्ती दुर्ग पर जो एक अधिकार होने वाला था, आक्रमण होने वाला था, उसका भी वो त्याग कर देती है और अपने व्यक्तिगत जीवन की जो भावी जीवन जिसके साथ बीतने जा रहा है, भावी सुखद कल्पनाओं का भी वो त्याग कर देती है, भावी जीवन का वो त्याग कर देती है। फिर है स्वावलंबी जीवन, यानी जैसे तैसे वो आसपास की कृषि भूमि पर वो मजदूरी करके मेहनत करके वो रोजी रोटी कमाती है और उसी झोंपड़े में पड़ी रहती है और किसी का सहारा नहीं चाहती, वो स्वावलंबी होकर के अपना जीवन जीती है। फिर है उत्तम चरित्र है उसका, अपने चरित्र पर उसने दाग नहीं लगने दिया। जब वह भूमि राजाधिकार में गई, महाराज ने जब ले ली, तो अरुण ने आकर के उससे उससे कहा था कि ये ज़मीन तुझे वापस दिला सकता हूँ, तो एक तरह से उसने मधुलिका ने उसका अपमान किया था, यानी कहने का तात्पर्य उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, अपने चरित्र को उत्तम बनाए रखा। और दूसरी ओर उत्तम चरित्र इसलिए हैं कि अपने सिंह मित्र की कन्या हैं ये, और अपने पिता के आदर्शों को इन्होंने स्थापित किए रखा। फिर ये देश प्रेम की भावना से युक्त है, अपने पिता की ही एक तरह से जो परंपरा अनुसार वो देशभक्ति का उन्होंने परिचय दिया, तो उनकी पुत्री ने भी देश प्रेम की रक्षा की और श्रावस्ती पर अधिकार होने से, यानी विदेशी का अधिकार होने से, दस्यु का अधिकार होने से रोक दिया और अरुण को बंदी बना लिया जाता है। और साहसी हैं, साहस का परिचय दिया, और अंधेरी घनी अंधेरी रात्रि में एक तरह से ये कौशल के सेनापति से बातचीत करती है और साहस का परिचय देती है, बिल्कुल नहीं डरती। और अपनी झोपड़ी में भी इतने समय तक, वर्ष, कई महीने, कई साल इसने बिता दिए, लेकिन एकांकी रह करके, साहसी रह करके जीवन जीती है। फिर है देश प्रेम व व्यक्तिगत प्रेम का निर्वाह, यानी देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम में अंतर द्वंद्व चलता है, लेकिन पहले ये देश प्रेम का परिचय देती है, देश की रक्षा करती है और आक्रमण होने से अपने श्रावस्ती दुर्ग को बचाती है, और साथ ही अंत में प्राणदंड मांग करके पुरस्कार रूप में व्यक्तिगत प्रेम की भी रक्षा कर लेती है। दृढ़ निश्चय ये जो सोच लेती है वो करके रहती है कि मैं, यानी जो पूर्वजों से मिली हुई ज़मीन जब राजा अधिकार में चली जाती है तो अकेली ही उस झोंपड़ी में पड़ी रहती है, जैसे तैसे वो मजदूरी मेहनत करके अपनी भूख प्यास मिटाती हैं, लेकिन दृढ़ निश्चय जो सोच लिया वो करके रहती है और अंततः वो राजे अरुण को भी जो है राजा से वो ज़मीन दिला देती है, और श्रावस्ती दुर्ग के दक्षिण दिशा में जो भूमि है वो उसको दिला देती है, लेकिन अपने प्रेम के बलबूते पर भावुकता में आकर के, दृढ़ निश्चय के कारण, और अंततः वो श्रावस्ती दुर्ग पर अधिकार होने पर भी वो रोक लेती है। और अंततः जब अरुण को मृत्युदंड मिलता है तो ये भी निश्चय कर लेती है कि मुझे भी मृत्युदंड दे दिया जाए। और सच्ची प्रेमिका है वास्तव में, इसने जब आरंभ में, जब 3 वर्ष पहले जब अरुण ने आकर के प्रणय अनुरोध किया था, तब ये ठुकरा देती है, उसका अपमान कर देती है, और मन ही मन फिर उससे प्रेम करती रहती है और उसकी एक तरह से इंतज़ार करती है, और अंततः 3 वर्ष बाद एक वर्षा की ऋतु में वो आ ही जाता है, और ये मन से प्रेम जो करती है वो भावना प्रकट ही कर देती है, और उसी प्रेम के बल पर ये फिर राजा से मिलती है और उसके लिए ज़मीन दिलाती है, लेकिन अंततः तक ये पहचान नहीं पाती कि अरुण कौन है और क्या करना चाहता है। तो सच्ची प्रेमिका, प्रेम का उन्होंने परिचय दिया, और जब अरुण को अंत में मृत्युदंड दिया जाता था, ये स्वयं भी पुरस्कार रूप में मृत्युदंड मांग लेती है, तो अंततः अपने प्रेम को निभाती है। और शीघ्र आवेशित होना, यानी आवेश में आ जाती है, जब इसकी ज़मीन हड़प ली गई थी, यानी एक तरह से राजाधिकार में लेकर के कृषि महोत्सव के लिए छीन ली गई थी, तब ये इस एक तरह से ये एकांकी जीवन जब जी रही थी, तब अरुण ने आकर के इसको कहा कि मैं ये ज़मीन वापस दिला सकती हूँ, लेकिन ये तुरंत आवेश में आ जाती है, वो तो राज्य का नियम है इसलिए चली गई, मुझे नहीं चाहिए, और ये उसका अपमान करती है, तो आवेश में भी शीघ्र आ जाती है। संतोषी प्रवृत्ति, जैसी तैसी मजदूरी करके जीवन जी रही है, तो स्वावलंबी होकर के एक तरह से स्वाभिमानी बन करके त्याग भावना का परिचय देते हुए संतोषी जीवन ही जीती है। और भोलापन है इसमें, भोला वाला व्यवहार इसका है, और एक तरह से शीघ्र ही भावुक हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 12-13 बिंदुओं में ये इस कहानी की जो नायिका मधुलिका, जिसको अंततः पुरस्कार मिलता है मृत्युदंड का, अरुण को, इसके प्रेमी को, और वही पुरस्कार ये स्वयं मांग लेती है, तो ये चरितार्थ होती है यहाँ पर कहानी। तो ये एक उत्तम कोटि की कहानी जयशंकर प्रसाद जी की, और आज हमने इस कहानी को पूर्णतः विचार विमर्श करते हुए इसके उद्देश्य, इसके नामकरण, मूल संवेदना पर, इसमें मूल संवेदना इसमें है कि देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम के लिए त्याग भावना का परिचय देना, और एक नारी के द्वारा उच्च आदर्शों की स्थापना करा, परंपरा से जो उच्च आदर्श चले आ रहे हैं उसके, उन्हीं उच्च आदर्शों के रक्षार्थ ये कहानी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी, तीसरी कहानी पर हम आरंभ करेंगे। जो विद्यार्थी पहली बार कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल को ओपन करके अपनी ऑनलाइन
पढ़ाई जारी रख रहा हूँ उनसे अनुरोध है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही आप इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।